एक मिनट पॉज करना, 1 मिनट, बस 1 मिनट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम पढ़ेंगे हमारा इतिहास कक्षा 7 की चैप्टर 4 तुगलक काल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से शासक जो थे तुगलक वंश के, जिन्होंने दिल्ली पर राज किया। और ये 1320 से 1412 ईस्वी तक चला। तो अगर आपको ये चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 तुगलक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। लर्नर्स, अगर आप सीटेट या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस कोर्स के पर जुड़ने के बाद आपको मिलते हैं बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, जैसे लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट्स, बैच कोर्सेज एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस, exhaustive coverage of syllabus, regular doubt clearing sessions and answer writing sessions, live test series and study material PDF format। ये सारे को फीचर्स आपको अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ने पर मिलते हैं। और टेट T20 टेस्ट सीरीज़ लेकर आया है अनअकैडमी, जो कि आप लोगों को अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है और ये बिल्कुल फ्री है। डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स। This series will have daily practice test on CDP, English, Hindi, Sanskrit, Mathematics, Science, EBS, Social Science for the upcoming test. The test paper would be available in Hindi or English. The analysis for the daily current affairs test will be done by the top educators. और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये स्टार्ट हो रही है 1 दिसंबर 2020 से और ये चलती रहेंगी 31 दिसंबर 2020 तक। और टाइम होगा इवनिंग 6 PM। तो आप आज ही एनरोल करें। एनरोल नाउ फॉर फ्री टेट T20 टेस्ट सीरीज़। इसके अलावा सीटेट मैशअप प्रैक्टिस सीरीज़ बाय हिमांशी सिंह भी आपको अनअकैडमी पर मिलता है, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सॉल्व होंगे। और ये सब चीज़ें आपको सीटेट 2021 के पहले करवाई जाएंगी। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल सोशल साइंस का कोर्स है जो कि सौरभ शर्मा के द्वारा है। इसमें भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी सॉल्व फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी। देन यूपी टीजीटी पीजीटी का स्पेशल मैथमेटिक्स कोर्स है जो कि बाय कमलदीप सिंह के द्वारा है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी के मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने एग्ज़ाम के का जो टाइम लिमिट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी टेट का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के ये सब्सक्रिप्शन हैं और सभी के अलग अलग प्राइस हैं। तो आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेकर अनअकैडमी प्लस फीचर्स का फ़ायदा उठाएं और इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। चैप्टर 4 पर आ चुके हैं जो कि है तुगलक काल। 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तो ये जो क्रम है, जैसे सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, तो ये जो क्रम है वो आपको ध्यान रखना है और कब से कब तक ये काल चले हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी मैचिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया और इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजाहित के कार्यों जैसे सड़क, पुल, नहर, चिकित्सालय आदि का निर्माण भी करवाया। तो सबसे पहले तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को त्याग कर उदारता की नीति अपनाई और इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर को कम कर दिया। साथ ही साथ कृषि को भी प्रोत्साहन दिया। गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो उनके बाद राजा बने। 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक इनका शासन रहा और ये जौना खां नाम से भी जाने जाते हैं। जौना खां
जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है और इन्हीं के नाम पर जो जौनपुर है वो नाम रखा गया है। ठीक है, इन्हें दिल्ली सल्तनत का विद्वान मानने के साथ साथ इन्होंने इन्हीं के शासनकाल में इब्न बतूता जो था वो भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक रिहला में भारत यात्रा का वर्णन किया है। तो इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी? रिहला। किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के, जिसे हम MBT कहते हैं शॉर्ट में, मोहम्मद बिन तुगलक MBT के शासनकाल में। और जो इब्न बतूता था ये कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को। तो मोहम्मद तुगलक की जो योजनाएं थी वो आपको जानने ही चाहिए। और ये जो योजनाएं थी ये सारी ज़्यादातर विफल रहीं, असफल रहीं, क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया। अच्छी योजनाएं थी लेकिन लागू सही तरीके से नहीं किया, तो ये योजनाएं असफल हो गईं। जैसे पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि। राज्य की आय बढ़ाने के लिए MBT ने गंगा और यमुना के बीच समृद्ध और उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। उसने वहाँ भूमि कर में वृद्धि की तथा कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। जिस समय यह कर लगाया गया उस समय वहाँ पर भयानक अकाल पड़ा था, किंतु निरंकुश शासक के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी और बढ़े कर की वसूली जारी रखी। खेती बर्बाद हो गई और किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। इन कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और ये जो था ये कर बढ़ाने की जो योजना थी वो असफल हो गई। दूसरा जो योजना थी वो थी राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन भी एक असफल योजना थी। दूसरी योजना थी MBT के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। उन्होंने मालाबार को छोड़कर दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे और दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासक देने के लिए द्वितीय राजधानी की योजना बनाई। सुल्तान के दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाने का विचार बनाया। अब जो देवगिरी था वो बहुत दूर था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट सहने पड़े। ठीक है, रास्ते का जो कष्ट था और दौलताबाद की जो जलवायु थी वो दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। वे वहाँ से दिल्ली वापस आना चाहते थे। दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मौसम आय आदि दिल्ली से बिल्कुल अलग था। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया और उन्होंने महसूस किया कि दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर भी नियंत्रण रखना कठिन होगा। तो उन्होंने ये योजना भी उनकी असफल हो गई और वह दिल्ली वापस आ गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने भी दिल्ली के साथ शिमला को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया था। होली के बाद दिल्ली की भीषण गर्मी से बचने के लिए वह शिमला चले जाते थे और वहीं से प्रशासन की देखरेख करते थे। सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन उनकी एक असफल योजना ही थी। उन्होंने उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी और उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन चलाया। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। इन सिक्कों का सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी एक असफल योजना थी। जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। इन सिक्कों को मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया। वर्तमान में चलने वाले सिक्कों के चित्र आप बनाएं, यहाँ पर बच्चों के लिए कार्य है। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि जो मुद्रा के सिक्के बनाए गए थे वो घर घर में पाए जाते थे, तो उन्होंने अपने घर में ही वो सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिया। थोड़े दिनों में इतने सिक्कों की भरमार हो गई, विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना ही बंद कर दिया। भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी और सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए और इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए। सांकेतिक मुद्रा तांबे और पीतल के मिश्रित सिक्कों से बनी हुई थी, पर यदि कोई राजचिन्ह अंकित होता और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद यह स्थिति न आती।
ठीक है, नॉर्मल सिक्का था, कोई राज चिन्ह अंकित नहीं था। मोहम्मद तुगलक द्वारा लागू की गई सारी योजनाएं असफल रहीं। यदि उसके स्थान पर आप होते तो क्या करते, आप इस पर विचार कर सकते हैं। सुल्तान अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान रहा। उत्तर और दक्षिण भागों में विद्रोह शुरू हो गए। दोनों स्थानों पर नियंत्रण रखना पॉसिबल नहीं था। दक्षिण में 2 नए राज्य, विजयनगर राज्य और बहमनी राज्य का उदय हो चुका था। पूर्व में बंगाल स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोह को शांत करने में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गया और 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 में सुल्तान बना, एमबीटी के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे और गद्दी पर बैठे सुल्तान के लिए पहली समस्या ये थी कि वो विद्रोह को शांत कर साम्राज्य के विघटन को कैसे रोके। उसने अमीरों, सेना और उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। कई सारे अभियान भी चलाए। जो भी आक्रमण किए गए वह साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए थे। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा जो है वो दिल्ली में है और इन्होंने लोकहित कार्य के लिए कृषि की सिंचाई हेतु उसने कई नहरों का निर्माण कराया, जैसे यमुना नहर। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद आदि नए नगरों की स्थापना की। उसने प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों तथा पुलों का निर्माण एवं मरम्मत करवाया। फिरोज तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया और उसमें से एक को अपने राजमहल के परिसर में लगवाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद स्वच्छता के 7 आयाम, मानव मल का सुरक्षित निपटान, व्यक्तिगत स्वच्छता, पीने का पानी का रखरखाव, घर पर भोजन की स्वच्छता, कूड़ा करकट का सुरक्षित निपटान, बेकार पानी की निकासी, ग्रामीण स्वच्छता, ये स्वच्छता के 7 आयाम हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में दक्षिण भारत में किन 2 नए राज्यों की स्थापना हुई, तो बहमनी और राज्य और विजयनगर राज्य। इसके बाद मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की योजना क्यों बनाई, क्योंकि वह दक्षिण पर नियंत्रण रखना चाहता था, जो दिल्ली से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिरोज तुगलक ने प्रजा हित के लिए कौन कौन से कार्य किए, तो ये आप अपना देख सकते हैं दोबारा चैप्टर में। तो यहाँ पर कुछ विकल्प हैं। तो मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर राजधानी के रूप में किसे चुना, लखनौती, देवगिरी, आगरा या उज्जैन, तो इसका सही आंसर होगा देवगिरी। फिर है मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर सिक्के चलाए, सोने के, मिश्रित धातु, कागज या चमड़े, तो सही आंसर है इसका मिश्रित धातु के। फिर है फिरोजपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो फिरोजपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।